Hello dear students, welcome to your Med and Tutti Educational Channel. Dear students, हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी किए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लिए हम लोग गॉल्गी वर्डिंग को हम लोग समझ लिए थे। हम लोग आज समझते हैं कि जो सेल के अंदर जो सेलुलर प्रोसेस होते हैं तो हर सेलुलर प्रोसेस यानी हर प्रोसेस के अंदर कुछ न कुछ रेसिड्यू बनता है, कुछ न कुछ अवशिष्ट पदार्थ बनता है। उन अवशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, वे अवशिष्ट पदार्थ कैसे डिस्पोज अप किए जाते हैं। तो ये लंबे समय तक प्रश्न ही था, क्वेश्चन था कि सेल के अंदर रेसिड्यूज का क्या होता है, सेल के बाहर निकाले जाते हैं तो कैसे निकाले जाते हैं। एक्सोसाइटोसिस भी समझे थे, एक्सोसाइटोसिस होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या सेल सारे सब्सटेंस की एक्सोसाइटोसिस करता है। आगे चलकर सबसे पहले इन सारे प्रश्नों का उत्तर 1955 में डी ड्यूवे जो कि एक साइटोलॉजिस्ट थे बेल्जियम के, उन्होंने दिया। उन्होंने पहली बार बताया कि सेल के अंदर कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं। उन एंजाइम में इतनी एबिलिटी होती है कि यदि एक्सीडेंटली वो फट जाए, एक्सीडेंटली वे फट जाए तो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। वास्तव में ये सेल का बायोकेमिकल एनालिसिस कर रहे थे, वो समझना चाह रहे थे कि सेल के अंदर कौन कौन से ऐसे बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। आगे चलकर नॉरकॉफ ने इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया। मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसे देखा और उन्होंने इसे डी ड्यूवे की बात को से वो सहमति जताया कि हाँ ऐसा कोई बात होता। बाद में इसे कई और नामों से जाना गया, जैसे लोग के नाम होते हैं ना, एक तो कई तरह के नाम होते हैं, स्कूल के नेम अलग होते हैं, निक नेम फ्रेंड्स के बीच अलग होता है, पेरेंट्स किसी और नाम से जानते हैं, है ना, कई नाम होता है निक नेम्स। तो इसके भी कई निक नेम्स होते हैं, जिसमें सबसे फेमस निक नेम इनका है सुसाइड बैग। क्लास 9th लेवल में क्वेश्चन आता है, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइड बैग, व्हाई इज इट कॉल्ड सुसाइड बैग, इतना ही जानते हैं हम लोग, इन सब पूछे थे। तो उसमें रहता है, सीधा सा कहा जाता है, उसका आंसर होता है कि जो लाइसोसोम होता है वो सुसाइड बैग कहलाता है। और वो इसीलिए कहलाता है कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं, एसिडिक मीडियम होता है। इसका काम होता है सेल के अंदर जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, बाय प्रोडक्ट हो गया, या फिर कहिए कोई किसी भी सेल डिवीजन के दौरान डिफॉल्ट के कारण, किसी फॉल्ट के कारण किसी सेल ऑर्गेनेल की एक्स्ट्रा कॉपी तैयार हो गई, उनका लिसिस करना, उनको तोड़ना, उनको नष्ट करना, इसका काम। आगे हम समझे तो कई बार होता है क्या, बहुत ज्यादा जब ऐसे सब्सटेंसेस होता है, रेसिड्यू जमा हो जाते हैं या कुछ ऐसे सेल्स आ जाते हैं जो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं, तो लाइसोसोम का जो बैग होता है वो रप्चर कर जाता है और उसके जो सारे एसिडिक होता है वो अपना सारा एंजाइम पूरे सेल में फैला देता है, जिसके कारण सारे सेल्स
न्यूक्लियस से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे के सारे डिसॉल्व हो जाते हैं। सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसॉल्व हो गया तो कोई भी सेल ऑर्गेनल अपने जगह पर नहीं रहेगा, सेल नष्ट होना है, ये हम समझे। आगे इनको डिस्पोजल यूनिट भी कहते हैं, आगे समझेंगे क्यों कहते हैं। इसको डिमोलिशन स्क्वाड भी कहते हैं, स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहते हैं, राइट, कई नामों से जानते हैं, जैसे सुसाइड बैग, डिस्पोजल यूनिट जो वेस्ट प्रोडक्ट को या अदर एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स को, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस को डिस्पोज ऑफ कर देता है, नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। डिमोलिशन स्क्वाड कहते हैं, तोड़ना फोड़ना ऐसा काम है। स्कैवेंजर ऑफ सेल कहते हैं। स्कैवेंजर क्या होते हैं? स्कैवेंजर नाम सुने हैं? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए, स्कैवेंजर क्या होते हैं, बहुत बच्चे भी जानते हैं। अब ये कहते हैं कि ये जो लाइसोसोम है सारे एनिमल सेल में पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं? एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? अबंडेंट इन, सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है ये WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, या मैक्रोफेज, मैक्रोफेज ऐसे सेल्स जो बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करने की क्षमता रखती है। कुफर सेल, कुफर सेल, देन ऑस्टोब्लास्ट, देन ये पाया जाता है सेक्रेटरी सेल, सेक्रेटरी सेल ऑफ कहां कहां? पैंक्रियाज, लीवर, सॉरी पैंक्रियाज, स्प्लीन एंड किडनी, यहां अबंडेंटली पाया जाता है, बहुत अधिक। ये काम कैसे करते हैं? तो कहते हैं कि ये जो सेल, इनका ये जो सेल होता है, सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम, ये 0.2 से 0.8 माइक्रोन का होता है, और इसका जो मेम्ब्रेन होता है, ये इसका मेम्ब्रेन 70 एंगस्ट्रम मोटा होता है, ठीक होता है। इस मेम्ब्रेन की एक विशेषता होती है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर H+ आयन तो जा सकता है, हाइड्रोनियम आयन तो जा सकता है, लेकिन हाइड्रोनियम आयन नहीं निकल सकता, हाइड्रोनियम आयन नहीं निकल सकता, केवल हाइड्रोनियम आयन जा सकता है। चूंकि इसके अंदर H+ जा सकता है, इसीलिए इसका pH एसिडिक हो जाता है, यानी <5 रहता है। इसका pH <5 रहता है, और आप लोअर क्लास में जानते हैं कि अगर pH 1 to 5 है तो वो एसिडिक, 6 तक ले लिया जाता है, 7 है तो न्यूट्रल, 8 से 14 है तो बेसिक। pH जितना कम होगा एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका pH कितना है? 5 है, यानी लगभग एसिडिक होता है। ठीक, ये पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल है। अब पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? वैसे सेल ऑर्गेनल, वैसे सेल ऑर्गेनल जो एक से अधिक फेजेज में पाया जाता है, क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। ये लाइसोसोम 4 फेजेज में पाया जाता है, 4 तरह के लाइसोसोम सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। किस तरह का लाइसोसोम देखने को मिलेगा ये डिपेंड करेगा उस सेल में
जिस सेल में प्रेजेंट है, सेल में कहाँ पर ये है, कहाँ पर ये है। तो लाइसोसोम 4 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम होगा। हम 4 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की बात करें, समझने का प्रयास करते हैं कि 4 तरह के लाइसोसोम कौन कौन से हैं। तो सबसे मेन लाइसोसोम है, सबसे पॉपुलर लाइसोसोम है, वो है जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। कौन सा? प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइसोसोम होता है। अब पहले देखते हैं बनता कैसे है। इसे हम लोग प्रोटोलाइसोसोम भी कह सकते हैं, ट्रू लाइसोसोम भी कहते हैं। क्या? इसे हम कहते हैं प्रोटोलाइसोसोम या इसे हम लोग ट्रू लाइसोसोम भी कहते हैं, ट्रू लाइसोसोम। राइट? पहले समझते प्राइमरी लाइसोसोम क्या है। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे कि जो गोल्गी बॉडी होता है, गोल्गी बॉडी बनाया था हम लोग ना, समझे थे ना। तो गोल्गी बॉडी में हम लोग समझे थे कि अपना जो वेस्ट सब्सटेंसेस होता है, जो प्रोडक्ट होता है, बाल प्रोडक्ट होता है, उसको 2 सिरों पर अपना एंड्स पर जमा करते हैं। अब इसके बाद ये क्या होता है, जो दोनों वेसाइकल्स अलग अलग हो जाते हैं, है ना। हम लोग पढ़े थे ना गोल्गी वेसाइकल्स बने। अब ये गोल्गी वेसाइकल्स फ्यूज हुए, गोल्गी वेसाइकल्स फ्यूज हो गए। अब अगर इस गोल्गी वेसाइकल्स में हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, क्योंकि गोल्गी वेसाइकल्स क्या है, पैकिंग है, यहाँ पैकिंग होती है, पैक कर दिया, पैक कर दिया। अभी क्या पैक करेगा, गोल्गी वेसाइकल्स क्या पैक किया, डिपेंड कर रहा है क्या पैक करना है, उसको सेल की क्या डिमांड है, डिपेंड कर रहा है क्या है वहां, क्योंकि न्यूक्लियस सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसमें जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, ये कुछ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को भी पैक कर देता है, एसिडिक होता है। 54 टाइप्स ऑफ एंजाइम इसमें रहता है, 54 टाइप्स ऑफ एंजाइम। तो ये क्या करता है, लगभग 54 टाइप्स ऑफ एंजाइम को गोल्गी वेसाइकल्स जो है, ये 54 टाइप्स ऑफ एंजाइम को एक अलग से सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में, यानी 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर साइज के डायमीटर के स्ट्रक्चर में ये पैक कर दिया। अब पैक करने के बाद, पैक कर दिया इसी जिसे हम बोले लाइसोसोम। क्या कहें, लाइसोसोम। समझ गए लाइसोसोम कैसे बन रहा है, कि जो गोल्गी वेसाइकल्स हैं, अगर गोल्गी वेसाइकल्स फ्यूज अप होकर हम लोग कहते हैं वैक्यूल बनाया, ये एक थैली सा बना, पाउच बना। अब इस पाउच में क्या भरेगा या इस पाउच में क्या है, ये डिपेंड कर रहा है कि उस समय न्यूक्लियस क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो वहां से कुछ एंजाइम्स हैं इस पाउच में आकर भर गए, इस पाउच में आकर भरे कहाँ, लाइसोसोम से ही ना, सॉरी गोल्गी बॉडी ना, गोल्गी बॉडी इसमें 54 टाइप्स ऑफ एंजाइम को भर करके पैक करके छोड़ दिया। क्यों पैक कर दिया, सो दैट चेक करने के लिए कि सेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस तो नहीं आ गए हैं, कुछ माइक्रोफैक्ट्स तो नहीं आ गया, कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसको डिसोल्व करना है। ठीक, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म में है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम ये जो है लाइसोसोम एबल टू डाइजेस्ट मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। अब जो सब्सटेंस यहाँ नहीं डाइजेस्ट होगा
उसे सेल के बाहर कर दिया जाएगा। जो सब्सटेंस यहाँ नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा वो रेसिड्यू के रूप में सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। बट इसमें एबिलिटी होती है कि मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस को ये डाइजेस्ट कर लेता है। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है जिसे हम कहते हैं लिसिस ऑफ सेल। क्या होता है लाइसिस ऑफ सेल? प्रोग्रामिंग में मिस्टेक की वजह से, सेल के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, यानी ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि सेल के अंदर इतने अधिक बाय प्रोडक्ट्स ना हो, इतने अधिक वेस्ट सब्सटेंसेस ना हो और उसे लगा कि वेस्ट सब्सटेंसेस है तो उसमें क्या हो जाएगा, वहां पर प्राइमरी लाइसोसोम फट जाता है। अब जैसे प्राइमरी लाइसोसोम फटेगा ऐसे उसमें तो प्योरेस्ट सब्सटेंस है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, तो जैसे वो फटा पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लिसिस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? लिसिस ऑफ सेल। क्लियर? लिसिस ऑफ सेल। आगे समझते हैं। अब एक तो हो गया पहला टाइप ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, समझ गए कि प्राइमरी लाइसोसोम क्या है? क्लियर हो गया? इसमें ये प्योरेस्ट लाइसोसोम होता है, ट्रू लाइसोसोम होता है जो जिसमें 54 टाइप के हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम प्रेजेंट है। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं फैगोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम दूसरा टाइप ऑफ लाइसोसोम होता है जिसे हम कहते हैं फैगोसोम। अब हम समझते हैं कैसे बना, ठीक है? समझने का प्रयास कीजिए। गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी है। गोल्गी बॉडी से क्या बना? दोनों अलग हो। गोल्गी बॉडी से क्या बना? गोल्गी वेसिकल्स है ना, ये वेसिकल्स बना। वेसिकल्स ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। वेसिकल फ्यूज होकर, दोनों वेसिकल फ्यूज हो गया और फ्यूज होकर क्या बना दिया? वैक्यूल्स। इस वैक्यूल्स में क्या आ गया? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। इसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम भर गया। जैसे ही हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम भरा, इसे हम क्या कर दिए? लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम आगे बढ़ा। अब बाहर से सेल के अंदर न्यूट्रिएंट आया, तो न्यूट्रिएंट भी क्या आ गया है? सेल के मेम्ब्रेन पर, जैसे सेल के मेम्ब्रेन पर यहाँ पर न्यूट्रिएंट आया, तो न्यूट्रिएंट क्या किया? इसे भी एक मेम्ब्रेन के अंदर कलेक्ट कर दिया। अब ये जो लाइसोसोम है, कोई लाइसोसोम ऐसा रहा जो मेम्ब्रेन के पास है, क्योंकि ये मूव करेगा। हम पढ़े थे ना, उसमें पढ़े थे ना कि जो गोल्गी वैक्यूल्स बनेगा, गोल्गी वैक्यूल्स मेम्ब्रेन की ओर आएगा। अब गोल्गी वेसिकल्स यानी जो लाइसोसोम हो गया, इस लाइसोसोम में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था यानी न्यूट्रिएंट आकर के फ्यूजअप हो गया। अब इसमें क्या है? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, तो इसमें न्यूट्रिएंट आकर फ्यूज हो गया। ये न्यूट्रिएंट था और इसमें लाइसोसोम है, फ्यूजअप हो गया। अब ये जब फ्यूजअप हो गया तो इसे हम कह देंगे फाइब्रोसोम। क्या कहेंगे? फाइब्रोसोम। ये फूड वैक्यूल था ना, ये फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल। तो जब लाइसोसोम में फूड वैक्यूल फ्यूजअप हो गया, फूड वैक्यूल और लाइसोसोम, तो लाइसोसोम क्या किया? जो फूड कंटेंट था, इसमें तो डाइजेस्टिव एंजाइम भी है ना, वो क्या करेगा? इसको डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट करके जो न्यूट्रिएंट था वो सेल के अंदर छोड़ दिया। इसको लिसिस करके जो न्यूट्रिएंट था सेल के अंदर छोड़ दिया इसको। अब चूंकि ये
फ्यूजअप होने से बना है, इसीलिए इसे हम कहेंगे फाइगोसोम। मीन्स फाइगोसोम में क्या होता है कि जब लाइसोसोम फ्यूज्ड विद फूड वैक्यूल्स, ये फूड वैक्यूल्स के साथ फ्यूजअप हुआ, तो फ्यूजअप होकर क्या बना दिया फाइगोसोम, जिसका मेन काम है जो भी फूड सब्सटेंस आते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उनको डाइजेस्ट करना। इसी कारण इसको डाइजेशन बैग भी कहते हैं, इसी कारण इसको डाइजेशन बैग भी कहते हैं। क्लियर? तो ये डाइजेस्ट कर, अब इसके बाद न्यूट्रिएंट चला गया, अब क्या रह गया इसमें रेसिड्यूज रह गया। अब क्या क्या रेसिड्यू, ठीक है। अब इस रेसिड्यू का क्या होगा, इस रेसिड्यू का क्या होगा, तो ये रेसिड्यू, इसमें जो न्यूट्रिएंट था निकल गया, अब इसमें रह गया रेसिड्यू, तो ये जो रेसिड्यू वैसा लाइसोसोम जिसमें रेसिड्यू हो, इसको हम कह देंगे रेसिड्यूअल लाइसोसोम। तीसरे टाइप का लाइसोसोम हो गया रेसिड्यूअल लाइसोसोम। रेसिड्यूअल लाइसोसोम मीन्स वैसा लाइसोसोम जिसमें रेसिड्यू हो, जिसमें वेस्ट हो, जिसमें वेस्ट, अभी वेस्ट फूड वेस्ट भी हो सकता है, इसमें कुछ डेड सेल ऑर्गेनल्स भी हो सकते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनल है वो उसका कुछ न कुछ रेसिड्यू रह जाएगा, तो सारा का सारा रेसिड्यू क्या हो जाएगा रेसिड्यूअल लाइसोसोम में रह जाएगा। अब ये रेसिड्यूअल लाइसोसोम क्या हुआ, रेसिड्यूअल लाइसोसोम धीरे धीरे कहां बढ़ेगा, ये आ जाएगा मेम्ब्रेन के पास, और मेम्ब्रेन से जैसे फ्यूज होगा मेम्ब्रेन, हम लोग बात किए क्या होगा इसका, तो जो रेसिड्यूअल लाइसोसोम है इनका एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मीन्स क्या हो गया थ्रोन आउट ऑफ सेल, थ्रोन आउट ऑफ सेल, सेल के बाहर इसको निकाल दिया जाएगा। फोर्थ टाइप ऑफ लाइसोसोम क्या होगा, जिसे हम कहेंगे ऑटोफैगिक लाइसोसोम। ऑटोफैगिक लाइसोसोम, इसकी बात करते हैं, ऑटोफैगिक लाइसोसोम। इसे हम लोग सेलुलर स्कैवेंजर भी कहते हैं। ऑटोफैगिक लाइसोसोम को सेलुलर स्कैवेंजर भी कहते हैं, सेलुलर स्कैवेंजर भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये क्या करता है, सेल के अंदर जो भी सरप्लस है, सरप्लस सेल ऑर्गेनल, सरप्लस सेल ऑर्गेनल बचा, जो भी सरप्लस सेल ऑर्गेनल बच गया, यानी किसी भी कारण से सरप्लस हो सकता है, या तो हो सकता है कि पूरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियन के ले लीजिए, पूरी माइटोकॉन्ड्रियन, कुछ माइटोकॉन्ड्रियन क्या हो गया वो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो सरप्लस हो गया। तो जो सरप्लस सेल ऑर्गेनल है उसको ये डाइजेस्ट कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको ये नष्ट कर देगा। जो नॉन फंक्शनल है सरप्लस मीन्स हो गया नॉन फंक्शनल, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक, मेनली ऑटोफैगिक लाइसोसोम बनेगा या तो स्टार्वेशन के दौरान, किस दौरान, स्टार्वेशन के दौरान, या इसका बेस्ट एग्जांपल है मेटामॉर्फिस। समझते हैं मेटामॉर्फिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। देखिए आप जानते हैं फ्रॉग की अगर लाइफ साइकिल देखेंगे तो फ्रॉग का लाइफ साइकिल में, फ्रॉग के अगर टैडपोल के बाद इसके बाद इसकी एक लंबी सी पूंछ होगी, फ्रॉग में लंबी सी पूंछ होगी जिसको हम लोग मछली कहते हैं। बाद में ये जो इसकी जो टेल है, ये टेल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, किसी भी ऑर्गन का डिस्ट्रॉय होना। तो ये कैसे होगा, कैसे होगा, अब क्या होगा कि जैसे जैसे वो फ्रॉग डेवलप करेगा तो एक स्टेज के बाद यहाँ के सेल में लाइसोसोम, कौन सा, रेसिड्यूअल लाइसोसोम, ऑटोफैगिक लाइसोसोम बन जाएगा। ऑटोफैगिक लाइसोसोम, फैगिक लाइसोसोम, यानी इस सेल में, ये जो सेल होगा इस सेल में, इसके सेल में काफी सारे लाइसोसोम बन जाएंगे, और वो लाइसोसोम क्या कर देंगे, अपने हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को रिलीज कर देगा, जिसके कारण धीरे 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 इसका टेल
नष्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसमें भी ऑटोफैगिक लाइसोसोम काफी ज्यादा हेल्प है। अब प्रश्न ये है कि लाइसोसोम बना, लाइसोसोम ही है वो पाउच, पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है मार्कर एंजाइम की। मार्कर एंजाइम मतलब कुछ तो ऐसी सब्सटेंस होगी ना जो किसी पार्टिकुलर सेल ऑर्गेनल पर ही एक्ट करेगा। मार्कर का मतलब क्या? उसको बतलाने वाला, उसको समझाने वाला, आइडेंटिफाई करने वाला। तो एसिड फॉस्फेटेज इसका मार्कर एंजाइम है, एसिड फॉस्फेटेज। ये क्या है? मार्कर एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। इंपॉर्टेंट नोट रखिएगा, मार्कर एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। तो कहिए कि तो क्या आपका इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे भैया एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ योर फैमिली, है ना? कोई नॉट इंपॉर्टेंट, बट कुछ लगता है समवन इज मोर इंपॉर्टेंट। अब इसमें इसके लिए कौन सा स्टेन यूज किया जाता है? कलर करने के लिए कैसे कलर करेंगे? कैसे? तो इसमें हम लोग स्टेन यूज कलर करने के लिए तो वो होता है गोमोन स्टेन। कौन सा? गोमोन स्टेन। ये जो स्टेन है एसिड फॉस्फेटेज के साथ को कलर कर देता है, एसिड फॉस्फेटेज को कलर कर देता है, जिससे कारण पता चल जाता है कि ओ दैट इज लाइसोसोम। आगे की तरफ आता है लाइसोसोम स्टेबलाइजर। क्या होता है लाइसोसोम स्टेबलाइजर? क्या होते हैं? केमिकल दैट स्ट्रेंथन लाइसोसोम मेम्ब्रेन। वे केमिकल जो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, उसको टूटने से, रप्चर होने से बचाता है। क्या कहलाता है? लाइसोसोम स्टेबलाइजर। लाइसोसोम स्टेबलाइजर जैसे कोलेस्ट्रॉल, क्लोरोक्विन, है ना, कार्टिसोन। कौन कौन से है लाइसोसोम स्टेबलाइजर में? कार्टिसोन, क्लोरोक्विन, जिसे पुनः दवा मिलता है, क्लोरोक्विन, या फिर कहिए कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है? दीज आर लाइसोसोम स्टेबलाइजर। ध्यान रखिएगा, दीज आर लाइसोसोम स्टेबलाइजर। दूसरा होता है लाइसोसोम लेविलाइजर। लाइसोसोम लेविलाइजर वैसे हार्मोन्स या वैसे केमिकल्स जो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को वीक करते हैं, कमजोर कर देते हैं, लाइसोसोम लेविलाइजर करते हैं। जो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को वीक कर देते हैं, लाइसोसोम लेविलाइजर करते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, देन आप कह सकते हैं बाइल साल्ट, देन इंडोटॉक्सिन, डिजिटोनिन, विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सब क्या है? लाइसोसोम लेविलाइजर है। ये ऐसे केमिकल हैं जो लाइसोसोम मेम्ब्रेन को वीक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम लेविलाइजर। तो दो तरह का होता है लाइसोसोम लेविलाइजर। अब लाइसोसोम लेविलाइजर क्यों? अब जैसे हम ही समझते हैं मेम्ब्रेन, ये ओवम है और ये क्या है?
स्पर्म है। अब क्या करता है यहाँ पर लाइसोसोम मेम्ब्रेन ओवम की मेम्ब्रेन को वीक होना है, कमजोर है, वो टूटेगा, वो थोड़ा सा रप्चर होगा, पंक्चर होगा, तब तो स्पर्म हेड उसमें एंटर करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें लाइसोसोम लेविलाइजर क्या करेगा, इसके मेम्ब्रेन को कमजोर कर देगा। लाइसोसोम लेविलाइजर क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। तो इसमें यहाँ पर काफी सारे लाइसोसोम होंगे, वो इसके कमजोर कर देंगे। तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, तो ये दोनों हार्मोन मिलकर क्या करेंगे, लाइसोसोम लेविलाइजर का काम करेंगे, इसके मेम्ब्रेन को वीक कर देंगे, तो ये रप्चर कर जाएगा और ये आसानी से क्लियर। अब बात करेंगे इनकी फंक्शन क्या है, लाइसोसोम की फंक्शन क्या क्या है। हालांकि ये कोई विशेष इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। कोई इतना ज्यादा मतलब वास्ट सेल ऑर्गन नहीं है जिसे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत पढ़ना पड़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ना पड़ रहा था, सेल मेम्ब्रेन में भी हमको पढ़ना पड़ा है, सेल वॉल में भी पढ़ना पड़ता है, आगे न्यूक्लियस में भी पढ़ना पड़ेगा, कोई खास नहीं। बट अब इसकी फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शन समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होना है वो वो लाइसोसोम में होगा। डाइजेस्टिव एंजाइम इसी में तो होता है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम इसी में होने के कारण ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन की तरह काम करता है। कुछ ऐसे मतलब सेल ऑर्गेनल्स बन गए, उसको भी डाइजेस्ट करना है, या अदर सब्सटेंसेस है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको भी डाइजेस्ट करें। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस यही पूरी करता है, चाहे वो सेल के अंदर की बात हो या सेल की बाहर की बात। लिसिस ऑफ सेल को तोड़ने की बात हो, किसी भी कारण से सेल को तोड़ने की बात हो, एक्सेक्रेशन ऑफ कुछ पार्टिकुलर बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट एंजाइम, सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, आप नाम सुने हैं, थायराइड ग्लैंड से पाया जाता है, जिसकी कमी से ग्वाइटर होता है। ट्रिगर सेल ये हो गया थायरॉक्सिन। उसके बाद हो गया सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेल डिवीजन यही रोल प्ले करेगा। क्या करेगा, सेल डिवीजन के दौरान जो सेल को रप्चर करता है ना, जैसे अब सेल ये बड़ा हो गया है ना, तो ये सेल को ये टूटेगा कैसे, अलग कैसे होगा सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन वही ना हो, वहां पर के मेम्ब्रेन पे क्या कर देगा, वो हाइड्रोलाइजेशन एंजाइम करके मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा। तो सेल डिवीजन में काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल है। रोल इन कार्सिनोजेनेसिस में इसका काफी रोल है। कार्सिनोजेनेसिस इसी के कारण होता है। कार्सिनोजेनेसिस मीन्स क्या हो गया, आगे पढ़ेंगे कि जब प्रोग्रामिंग सेल का प्रोग्रामिंग किसी भी तरह से डिसरप्ट हो जाता है, काम कर रहे हैं ना, कोई फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट आ गया, उस कंडीशन में क्या कर देगा, ये लाइसोसोम हेल्दी सेल को कैंसरस सेल में बदल देगा, उसके सेल डिवीजन को बढ़ा देगा। अगर प्रोग्रामिंग में फॉल्ट के कारण किसी डीएनए में फॉल्ट हो गया, जेनेटिक सीक्वेंस में प्रोग्रामिंग में फॉल्ट हो रहा है, तो क्या कर देगा, उस सेल को, जो हेल्दी सेल है, उसको कैंसरस सेल में बदल दिया। और हेल्दी सेल को कैंसरस सेल में बदलना ही क्या कहलाता है, कार्सिनोजेनेसिस। क्या, हेल्दी सेल को कैंसरस सेल में बदलना कार्सिनोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है। बैकअप ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज फॉर ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन के लिए कार्टिलेज मैट्रिक्स को बैकअप प्रदान करना, स्ट्रेंथन प्रदान करना। ऑसिफिकेशन
क्या होता है, बोन फॉर्मेशन, उसको टाइट करना है। जैसे जो बोन्स बनेगा, कार्टिलेज है, तो पहले सॉफ्ट बनेगा ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। उसके ऊपर उसके जो टिश्यू है, ऑसिफिकेशन में होता है, उसके ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम को डिपॉजिट करना, और जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको ऊपर कैल्शियम या मैग्नीशियम जमा करके उसको हार्ड कर देना, कैल्सिफिकेशन, ओसिफिकेशन कहलाता है। तो ओसिफिकेशन में किसका रोल है इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम का। इंट्रासेलुलर स्कैवेंजर के रूप में काम करता है ना। साथ ही साथ स्पर्म पेनिट्रेशन में काफी मदद करता है, अभी समझे थे। अब इसी में एक और प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन है, नेक्रोसिस क्या होता है। नेक्रोसिस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हम समझे थे कि सेल में बहुत ज्यादा मतलब इन्फेक्शन आ गया, बहुत ज्यादा फॉरेन पार्टिकल्स आ गए, बहुत ज्यादा रेसिड्यू जमा हो गए, तो इन्फेक्शन या इंजरी के कारण सेल का डेथ, डिस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस किसके कारण होगा, लाइसोसोम के कारण। तो आज के वीडियो में हम लोग लाइसोसोम के बारे में बहुत कुछ जाने, बहुत कुछ समझे। आप हमारे साथ बने रहिए और नीट क्रैक करने की ओर आप एक एक करके कदम बढ़ाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद अस।